वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में। 5 ही फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इन 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में ही आप पढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन में अगर फिटनेस की बात करें तो भी आप वहां पर 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम इन 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में बात करें तो पहला होता है स्ट्रेंथ, दूसरा एंड्योरेंस, तीसरा स्पीड, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने की क्षमता को ही हम कहते हैं स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्टैटिक स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इज डायनेमिक एंड द थर्ड वन इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टैटिक का मतलब होता है चीजों को होल्ड करना, मतलब जहां पर मूवमेंट ना हो। तो इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्टैटिक स्ट्रेंथ में आपकी जो मसल है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो आपका प्लैंक है वो एक तरह की स्टैटिक स्ट्रेंथ है जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होता। आप उस रेजिस्टेंस के साथ होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए। वेट लिफ्टिंग में जब आप वेट को होल्ड करते हैं तो उस सिचुएशन को भी हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहेंगे। फिर बात करें डायनेमिक स्ट्रेंथ की, तो डायनेमिक स्ट्रेंथ में जो है वो मूवमेंट होता है। डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड वन इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, वन टाइम रेजिस्टेंस होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के एग्जांपल की बात करें तो जो भी थ्रोज होते हैं वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज होता है। वेट लिफ्टिंग में जब वेट लिफ्टर वेट को उठाता है उस वक्त भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का ही यूज होता है। फिर बात करें दूसरे टाइप की, दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज सिंपली स्ट्रेंथ प्लस स्पीड। जब स्ट्रेंथ के साथ स्पीड को भी मिला देते हैं तो वो बन जाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जैसे जब कोई जंप करने जाता है तब वो जब अपना टेक ऑफ लेता है, दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड भी इन्वॉल्व होती है। जब कोई स्प्रिंट स्टार्ट लेता है तो जब वो स्टार्ट लेता है उस फेज में भी वहां पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ के साथ में स्पीड भी होती है। डेफिनेशन की बात करें तो इसको लिख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस along with speed, that is called explosive strength, जो कि आपके स्प्रिंट के टाइम जंपिंग इवेंट में यूज होती है। फिर बात करें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की, तो एंड्योरेंस जो है उसका मतलब होता है फटीग की कंडीशन में काम करना। तो जब आप फटीग की कंडीशन में स्ट्रेंथ का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। थक जाने के बाद भी अगर आप किसी रेजिस्टेंस के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उस एबिलिटी को बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एग्जांपल की बात करें तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, स्विमिंग में, इन सारी जगहों पर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है वो यूज होता है। फिर बात करें अपने यहाँ तीसरे टाइप की, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये कोई एबिलिटी नहीं है, इसको निकालने का तरीका होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन वेट। किसी की रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या तो उसका जो वेट है वो कम कर देते हैं या फिर स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। किसी की स्ट्रेंथ बढ़ाने से भी उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, और उसका अगर हम वेट कम करेंगे तो भी उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अलग अलग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसकी जो डिमांड है वो अलग अलग होती है। जैसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स वाले की रिलेटिव स्ट्रेंथ अलग होगी, एक स्विमर की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अलग होगी। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज नॉट द एबिलिटी। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो कोई एबिलिटी नहीं है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ और बॉडी वेट का रेशियो होता है। फिर हम अपने दूसरे टाइप की बात करें, दैट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू वर्क और परफॉर्म अंडर द
कंडीशन ऑफ फटीग, यानी थक जाने के बाद भी काम करने की क्षमता को हम कहते हैं एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक तो हम उसे एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, दूसरा जो एक्टिविटी है उसके ड्यूरेशन के बेसिस पे इसे क्लासिफाई करते हैं। अगर हम एक्टिविटी के बेसिस पे बात करें तो एंड्योरेंस को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज बेसिक एंड्योरेंस। जो आपका बेसिक एंड्योरेंस है वो बेसिकली आपके कांस्टेंट पेस एक्टिविटी के बारे में है। मतलब जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो एक जैसी ही काफी देर तक है, जैसे स्विमिंग करना, जॉगिंग करना, वॉकिंग करना, वहां पर आप एक्टिविटीज जो है वो अलग अलग तरह की नहीं होती, आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी जो है वो एक जैसा ही है, उसको हम कहते हैं बेसिक एंड्योरेंस, जो कंप्लीटली एरोबिक होती है। सेकेंडली बात करें जनरल एंड्योरेंस की, तो यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटीज है वो एक ही तरह की हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो है आपकी एक्टिविटीज वेरी कर सकती है। जैसे अगर आपने कुछ देर दौड़ा, उसके बाद आपने फिर स्प्रिंट लगाई, फिर आपने वॉक की, तो इस तरह अगर आपकी एक्टिविटीज का जो पेस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, दैट इज जनरल एंड्योरेंस। जनरल एंड्योरेंस में आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरह की एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड वन इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है वो अलग अलग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरह क्रिकेट वाले का एंड्योरेंस जो है या फिर उसकी जो डिमांड है एंड्योरेंस की वो अलग है, एक स्प्रिंटर की एंड्योरेंस की डिमांड अलग है, एक स्विमर की एंड्योरेंस की डिमांड अलग है। तो यहाँ पर उनका जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। जो उनको एक्टिविटीज कराई जाती है वो इस तरह कराई जाती है कि उनका उस पर्टिकुलर गेम के अकॉर्डिंग जो एंड्योरेंस है वो डेवलप हो। फिर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन की बेसिस पे एंड्योरेंस को चार तरह से क्लासिफाई किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस की बात करें तो ये जो है 11 सेकंड से 45 सेकंड के बीच का है। 11 सेकंड से 45 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन की जो एक्टिविटी है वहां पर जो एंड्योरेंस यूज हो रहा है दैट इज स्पीड एंड्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल जो 400 मीटर स्प्रिंट है वहां पर जो एंड्योरेंस यूज हो रहा है दैट इज स्पीड एंड्योरेंस। सेकेंड टाइप की बात करें, दिस इज शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस या फिर इसे शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस भी कहते हैं। और ये जो है 45 सेकंड से 2 मिनट के ड्यूरेशन तक में जो एंड्योरेंस लगता है दैट इज शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस। शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस में आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपका जो स्पीड एंड्योरेंस है वो भी इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल ये 800 मीटर रेस में यूज होता है। फिर बात करें मीडियम टर्म एंड्योरेंस की, जिसे हम मीडियम टाइम एंड्योरेंस भी कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक। फॉर एग्जाम्पल स्टीपल चेज और 1500 मीटर रेस में इसका यूज जो है वो होता है। एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। जो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस है वो उन एक्टिविटीज में होगा जिसका ड्यूरेशन जो है वो 11 मिनट से ज्यादा है, जैसे 5000 मीटर रेस या फिर क्रॉस कंट्री। इन सारी चीजों में जो एंड्योरेंस है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। फिर बात करें अपने तीसरे कंपोनेंट की, दैट इज स्पीड। स्पीड का मतलब है एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोटर मूवमेंट्स विद हाई स्पीड और इन मिनिमम टाइम। मतलब किसी भी खिलाड़ी की वो एबिलिटी जिससे वो अपने मोटर मूवमेंट्स जो है वो ज्यादा तेजी से कर सकता है, कम टाइम में कर सकता है, उसकी इस एबिलिटी को ही स्पीड कहते हैं। स्पीड का मतलब जो है वो कम समय में ज्यादा दूरी तय करना ही नहीं है। हम जब फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पीड का मतलब है अपने मोटर मूवमेंट्स जो है उसको कम समय में ज्यादा मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्पीड एबिलिटी की, तो 5 तरह की जो स्पीड एबिलिटी है वो होती है। द वेरी फर्स्ट वन इज रिएक्शन एबिलिटी। जो रिएक्शन एबिलिटी है उसका मतलब है जब भी कोई स्टिमुलस या फिर कोई भी सिग्नल मिलता है उस पर रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एबिलिटी। जैसे अगर एक स्प्रिंटर है उसको जब गन फायर की आवाज सुनाई देती है तभी वो दौड़ना शुरू करता है, तो यानी जो गन फायर है वो उसके लिए एक सिग्नल है जिसपे वो रिएक्ट करता है, और जो उसकी वो रिएक्ट करने की एबिलिटी है दैट इज रिएक्शन एबिलिटी। तो हम रिएक्शन एबिलिटी को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल का मतलब है जब जो प्लेयर है उसे पता है कि उसे सिग्नल मिलना है, उसे कौन सा सिग्नल मिलना है और उसे सिग्नल मिलने के बाद जाना कहाँ है, अगर उसको ये चीजें पहले से पता है दैट इज सिंपल रिएक्शन एबिलिटी।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में प्लेयर को नहीं पता होता जो उसे सिग्नल है वो किस फॉर्म में मिलेगा या फिर उसको किस डायरेक्शन में जाना है, तब उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। फिर बात करें अपने दूसरी एबिलिटी की, दिस इज एसिलरेशन एबिलिटी। एसिलरेशन का मतलब होता है कि कम टाइम में ज्यादा स्पीड को अचीव कर लेना। तो जब एक स्प्रिंटर जो है वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन से अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको अचीव करता है, उसे वो कितने ही कम टाइम में अचीव कर लेता है, दैट इज हिज एसिलरेशन एबिलिटी। जो एक अच्छा स्प्रिंटर है वो 5 सेकेंड्स में अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर लेता है। देन द थर्ड वन इज मूवमेंट एबिलिटी। अपने बॉडी मूवमेंट जो है उसको परफॉर्म करने की एबिलिटी को हम मूवमेंट एबिलिटी कहते हैं। एक मूवमेंट का मतलब एक पूरा जो साइकिल है जिसे वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस एक साइकिल को करने में उसे कितना टाइम लग रहा है। अगर उसका बॉडी मूवमेंट जो है वो मूवमेंट एबिलिटी फास्ट होगा तो उसका जो पूरा मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगा। देन द फोर्थ वन इज लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी का मतलब है उसकी जो स्पीड है उससे वो कितने लंबे टाइम तक या कितनी लंबी डिस्टेंस तक उसको मेंटेन कर सकता है, दैट इज द एबिलिटी टू मेंटेन टॉप स्पीड फॉर अ लॉन्गर टाइम। देन द लास्ट वन इज स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस अभी हमने एंड्योरेंस वाले में पढ़ा था, दैट इज अगर वो थक भी जाता है, फटीग की कंडीशन में भी वो अपनी स्पीड जो है उसको मेंटेन रखता है। अगर हम 100 मीटर स्प्रिंट की बात करें तो जो प्लेयर है जब वो ऑलमोस्ट 70-80 मीटर क्रॉस कर चुका होता है तो उसके बाद उसकी बॉडी में जो है वो फटीग आने लगता है, बट उसके बाद भी जो प्लेयर है वो अपनी टॉप स्पीड को मेंटेन करके रखता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड एंड्योरेंस। फिर बात करें अपने चौथे कंपोनेंट के बारे में, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द एबिलिटी टू मूव जॉइंट्स इफेक्टिवली थ्रू कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। मतलब जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो जितना भी मैक्सिमम मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एक डेफिनेशन है कि कोई भी चीज अगर बेंड करने पे जब तक नहीं टूटती है, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ऐसे मूवमेंट्स जहां पर आप किसी दूसरे पार्टनर की हेल्प लेते हैं, वो कोई दूसरा पार्टनर हो सकता है या फिर किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वॉल की हेल्प से, चेयर की हेल्प से, थेराबैंड की हेल्प से, अगर आप ऐसे किसी भी एक्सटर्नल हेल्प से जो वो मूवमेंट है वो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। फिर बात करें एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ऐसे मूवमेंट्स जहां पर आप कोई भी हेल्प नहीं ले रहे हैं, जो भी मूवमेंट है वो उस पर्सन द्वारा ही किए जाते हैं जो मूवमेंट्स कर रहा है। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब ऐसे मूवमेंट्स या फिर ऐसी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे जो पर्सन है वो खुद वो मूवमेंट्स कर रहा है और वो डायनेमिक मूवमेंट्स कर रहा है, जैसे साइडवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, जहां पर वो मूवमेंट भी कर रहा है और स्ट्रेचिंग भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्ट्रेचिंग या फिर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड वन इज स्टैटिक। जो स्टैटिक है यहाँ पर स्ट्रेच एंड होल्ड जैसा मेथड यूज होता है। यहाँ जो मूवमेंट्स है वो डायनेमिक नहीं होते, उनको स्ट्रेच करके होल्ड करते हैं, जैसे ट्राइसेप स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, ये सारी चीजें जो है वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में आती हैं। जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमेशा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर आप किसी एक्सटर्नल हेल्प को कंसीडर करते हैं। फिर बात करें पांचवें कंपोनेंट के बारे में, इट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है ये आपका कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के बीच में। जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है ये किसी भी प्लेयर की एबिलिटी होती है अपने मोशंस को, अपने बॉडी मूवमेंट्स को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना कि वो इफेक्टिव हो और वो अलग अलग तरह के सिग्नल्स पे एक इफेक्टिव रिएक्शन दे सके। फिर बात करें फॉर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज या फिर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की, तो द वेरी फर्स्ट वन इज कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या फिर पेयर में। हमारी बॉडी में जब मूवमेंट्स जो है वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, दो तरह के मूवमेंट्स एक साथ हो रहे होते हैं, तब हम उस तरह के मूवमेंट को या फिर उस तरह की एबिलिटी को बोलते हैं कपलिंग एबिलिटी। सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है एबिलिटी टू एनालाइज एंड चेंज पोजीशन एज पर टाइम।
जब कोई प्लेयर जो है वो एनालाइज करता है सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग और पोजीशन चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर एक फील्डर को बॉल कैच करनी है तो पहले उस जो बॉल है उसकी फ्लाइट को जज करता है कि वो बॉल जो है वो कहाँ आ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन और अपनी स्पीड को स्टैब्लिश करता है सो दैट वो कैच को ले सके। तो ये भी एक तरह की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। थर्ड वन इज रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब है रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। जब भी कोई सिग्नल मिलता है उस पे जो रिस्पॉन्ड देते हैं उस एबिलिटी को हम बोलते हैं रिएक्शन एबिलिटी। और जो रिएक्शन एबिलिटी है वो दो तरह से होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब हमें सिग्नल और जो हम रिस्पॉन्स देने वाले हैं उसके बारे में अगर हमें पहले से पता होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। और जब हमें सिग्नल्स के बारे में नहीं पता होता है, जो सिग्नल्स है वो सडन होते हैं, जो रिस्पॉन्स है वो हमें पहले से नहीं पता होता, हमें सडन रिस्पॉन्सेस देने होते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। देन द फोर्थ वन इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि जो बॉडी मूवमेंट्स है, सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स, अलग अलग बॉडी के अलग अलग मूवमेंट्स एक टाइम पर देने की एबिलिटी को हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे जो डांसिंग है वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी का यूज होता है, जो जिम्नास्ट है वो डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करता है। देन द फिफ्थ वन इज बैलेंस। बैलेंस की बात करें तो किसी भी सिचुएशन में जो अपनी इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने की एबिलिटी को हम कहते हैं बैलेंस। फॉर एग्जांपल, जब एक जिम्नास्ट जो है वो लैंड करता है तो अपनी बॉडी को बैलेंस करता है ताकि वो गिरने से खुद को बचा सके। देन द सिक्स्थ वन इज एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन को एंटीसिपेट कर लेना। मतलब जो प्लेयर है वो उस सिचुएशन को पहले से एंटीसिपेट करता है और उसके अकॉर्डिंग खुद का रिएक्शन देता है। देन द लास्ट वन इज रिदम एबिलिटी। रिदम का मतलब होता है जो भी वो मूवमेंट्स कर रहा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन लाना। फॉर एग्जांपल, फिगर स्केटिंग, रोइंग, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये थे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के फॉर्म। जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है वो होती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच का कोऑर्डिनेशन, और वो कई अलग अलग फॉर्म में स्पोर्ट्स में यूज होता है। सो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे मीन्स एंड मेथड्स ऑफ दीज फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। टिल दैट कीप वाचिंग टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।